ए एंड कंपनी एंड बी एंड कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं किसको, ए एंड कंपनी एंड बी एंड कंपनी आर सेलिंग देयर बिजनेस टू सी एंड कंपनी, ये बेच रहे हैं तो दे आर ट्रांसफरर, ट्रांसफरर फर्म, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेंडर फर्म। क्या बोलते हैं इसको, वेंडर फर्म। ट्रांसफरर फर्म भी बोलते हैं और वेंडर फर्म भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो बेचता है उसको सेलर बोलते हैं, सेलर का वर्ड है वेंडर। सुप्रिया थैंक यू सो मच, चलेगा, थैंक यू। सुप्रिया, वेदर अंशु इज कंटिन्यूइंग विद हर स्टडी या उसने छोड़ दिया है, एनी आइडिया? नो मैम, आइडिया नहीं है, बस नंबर है। अच्छा, उसका वो पहले वाला नंबर है तो ये लग भी नहीं रहा है। ये कौन है अंशु? मैम हमारे साथ थर्ड बेंच पे बैठती थी, वही है। ओके, ठीक है, देखते हैं। थैंक फर्स्ट रो। यू, हाँ वो मुझे याद है सुप्रिया। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। So A and company and B and company which are selling their business to C and company, they are called as transferer firm or vendor firm. और ये जो C and company which is purchasing firm उसको transferee firm भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, transferee firm। अभी जब मैं बोल रही हूँ कि परचेज और सेल हो रहा है, ए एंड कंपनी बी, ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी सी एंड कंपनी को अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब सेल की बात आती है तो सेलिंग प्राइस भी आती है। देन देर कम्स वन मोर थिंग इज सेलिंग प्राइस, कि मैं अपना बिजनेस दूसरे फर्म को बेच रही हूँ तो फ्री में तो नहीं दूंगी, आई विल चार्ज देम सम अमाउंट, I'll charge them something, तो that selling price is called as purchase consideration। उसको क्या बोला जाता है, purchase consideration। समझ में आया? जो भी अमाउंट पे, जो भी अमाउंट पे ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी अपना बिजनेस सी एंड कंपनी को दे रहे हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सी एंड कंपनी विल पे, सी एंड कंपनी क्या करेगी, अमाउंट पे करेगी, किसको पे करेगी, ए और बी को। मैं भी इसको शॉर्टकट करती हूँ, सी बोलती हूँ, ए एंड बी को। ए एंड बी को एक एग्रीड अमाउंट पे अपना बिजनेस देगी, वो एग्रीड अमाउंट को क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। मीन्स सी विल बी परचेजिंग द बिजनेस of A and B at a price, pre-decided price, and that pre-decided price is called as purchase consideration. Is it clear? जो प्री डिसाइडेड प्राइस है जिस पे बिजनेस सेल होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। नाउ परचेज कंसिडरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड। परचेज कंसिडरेशन क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देर आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, देर आर मेथड्स जिसके बेसिस पे हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज consideration. Now what are that methods of calculating purchase consideration? उसमें पहला मेथड है लमसम मेथड। पहला मेथड कौन सा है, लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ पीसी फाइन डिसाइडेड है और वो अमाउंट ऑफ पीसी से, अमाउंट ऑफ पीसी इज ऑलरेडी डिसाइडेड और उस अमाउंट पे परचेज हो रहा है बिजनेस, उस अमाउंट पे बिजनेस परचेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज लमसम मेथड। ऑलरेडी द पीसी अमाउंट इज एक लमसम अमाउंट है, लमसम कुछ कैलकुलेशन नहीं है, एक जनरल डिस्कशन पे एक अमाउंट डिसाइड हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एज लमसम मेथड। ए एंड कंपनी ने बी सी एंड कंपनी को बोला हमको 1 लाख दो तो हम अपना बिजनेस आपको दे देंगे, तो 1 लाख इज द लमसम अमाउंट ऑफ पीसी। सेकेंड मेथड इज, सेकेंड मेथड इज नेट एसेट मेथड। कौन सा मेथड है, राजश्री please mute yourself. Net asset method. Now what is the net asset method? Under this method
नेट एसेट मेथड में क्या होता है ना कि बिजनेस इज टेकन ओवर बाय कैलकुलेटिंग नेट एसेट. क्या कैलकुलेट करते हैं हम? नेट एसेट. पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. परचेज कंसिडरेशन. पीसी का फुल फॉर्म क्या है? परचेज कंसिडरेशन. एक मेथड पीसी का था कि लमसम था, एक अमाउंट था जिसमें हमने बिजनेस परचेज या सेल किया. अभी सेकेंड मेथड ऑफ सेकेंड मेथड ऑफ पीसी कैलकुलेशन इज नेट एसेट. वाह, एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे देते हो, आंसर दे दो ना उतने. अथर्वा और आकाश. अभी नेट एसेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट? कैन एनीवन टेल मी नेट एसेट का मतलब क्या होता है? Net asset means asset minus outside liabilities. Outside liabilities means creditors, bills payable. अभी outside liabilities तो आपको मालूम है ना, आपने piece mill किया है ना. So net asset is asset minus outside liabilities and इनकी हम market value लेते हैं. कौन सी value लेते हैं? Market value. या फिर उस market value को हम बोलते हैं agreed value. क्या बोलते हैं? एग्रीड वैल्यू लेते हैं और नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं. एंड पीसी इज द अमाउंट ऑफ. पीसी का अमाउंट क्या है? पीसी का अमाउंट वही एग्रीड वैल्यू है. आर यू गेटिंग इट? So under net asset method, how do you calculate PC? Under net asset method, we calculate PC by डिडक्टिंग एसेट माइनस लाइबिलिटीज. एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमको क्या आता है? पीसी आता है. और एसेट और लाइबिलिटी की हम बुक वैल्यू नहीं लेते, बैलेंस शीट वैल्यू नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? उनकी एग्रीड वैल्यू. मतलब मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, वो तो बुक्स में 50,000 है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख, तो मैं उसको कितने पे लूंगी? 10 लाख पे. So assets and liabilities are taken at market value और agreed value. Agreed value मतलब क्या? दोनों फर्म आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और जो उसका रीजनेबल मार्केट प्राइस है वो कंसिडर करते हैं. So first method of PC was what? फर्स्ट मेथड ऑफ पीसी कैलकुलेशन क्या था? पहला मेथड कौन सा था पीसी कैलकुलेशन? लमसम मेथड. लमसम मेथड में पीसी डायरेक्टली दिया होता है, एक लमसम अमाउंट होता है. लमसम मेथड में पीसी का अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, एक लमसम फिगर दिया होता है जिसपे परचेज या सेल हो रहा है. ओके. सेकेंड मेथड कौन सा है? व्हाट इज द सेकेंड मेथड? नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मेथड में हम पीसी कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं पीसी? हाउ डू वी कैलकुलेट नेट एसेट? Asset minus outside liability. Asset minus outside liabilities. Asset minus outside liabilities. Okay. सो ये जो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करते हो तो इसमें वैल्यू क्या लेते हो? बुक वैल्यू लेते हो या एग्रीड वैल्यू लेते हो? Agreed value. एग्रीड वैल्यू. वी टेक एग्रीड वैल्यू. ओके. सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है. अमालगमेशन ऑफ फर्म्स मीन्स दो फर्म्स अपना बिजनेस किसी थर्ड फर्म को बेचते हैं और वो थर्ड नया फर्म होता है. दैट थर्ड फर्म इज अ न्यू फर्म जिसको हमने बिजनेस बेचा होता है. ओके. ओल्ड फर्म को क्या बोलते हैं? ओल्ड फर्म को और क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? व्हाट अदर नेम्स कैन बी यूज्ड टू? ओल्ड फर्म्स मीन्स जो ऑलरेडी पहले से थे, जो अपना बिजनेस बेच रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर देम? Vendor वेंडर फर्म. वेरी गुड. और and transferer. ट्रांसफरर फर्म. वेरी गुड. जो परचेज न्यू फर्म है, जो बिजनेस परचेज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? Purchasing Transferee. ट्रांसफरी फर्म. और ट्रांसफरी फर्म और क्या? New form. न्यू फर्म. वेरी गुड. ट्रांसफरी फर्म और न्यू फर्म. ठीक है. वेरी नाइस.
दो मेथड के पीसी, दो मेथड ऑफ पीसी, अमालगमेशन ऑफ फर्म इज गवर्न अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अमालगमेशन ऑफ फर्म कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गवर्नड है? 14। Standard 14. AS 14। वेरी गुड, यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? परचेज कंसिडरेशन कौन 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 किसको देता है? कौन सा फर्म कौन से फर्म को देता है? विच फर्म्स गिव्स टू विच फर्म? परचेज कंसिडरेशन कौन किसको पे करता है? जल्दी बोलो। New firm to vendor firm. न्यू फर्म टू वेंडर फर्म। वेरी गुड सोहेल। सो मेरे ख्याल से आप लोगों का यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। कैन वी मूव अहेड? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यस श्याम, एनी डाउट? बोलो श्याम, यू हैव रेज द हैंड। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? मैम स्टार्टिंग का 2 स्टार्टिंग का थोड़ा ओके। अमालगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है ना, दो फर्म अपना बिजनेस किसी तीसरे फर्म को, तीसरा फर्म वो जो है, वो फर्म जो है जो नया फर्म है, जो ये दो ओल्ड फर्म के बिजनेस खरीदने के लिए बना है, या फिर दो फर्म जब कंबाइन होके थर्ड नया फर्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। जब दो फर्म अपना बिजनेस, सपोज ऑलरेडी ना, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, रिलायंस है और टाटा है, ठीक है, ये दो हमारे मेजर बिजनेस टाइकून है। इनको खरीदने के लिए एक थर्ड कंपनी पिक्चर में आई, नई कंपनी बनी और उसने ये दोनों बिजनेसेस खरीद लिए, ये दोनों कंपनीज के बिजनेसेस खरीद लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों कंपनीज ने ही एक नया फर्म मिलके बनाया, दैट इज अमालगमेशन। अभी नेक्स्ट है अमालगमेशन। अच्छा, यहाँ पे थर्ड मेथड और कैलकुलेशन ऑफ पीसी के दो मेथड्स हमने किए हैं, 3 और 4 और 2 मेथड्स हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं नहीं करवा रही हूँ। ओके, नाउ अमालगमेशन करना क्यों है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगमेशन? अमालगमेशन करने का क्या फायदा? What are the objectives of amalgamation? Amalgamation क्यों करना है? Why do we do amalgamation? जल्दी बोलो। क्यों करने का अमालगमेशन? दो फर्म जो मिलके क्यों बिजनेस करेंगे? उससे उनको कुछ फायदा होगा तभी तो करेंगे ना। अगर फायदा ही नहीं होगा तो क्यों करेंगे? क्या फायदे हो सकते हैं अमालगमेशन के? जल्दी बोलो। To build a goodwill. गुडविल बनेगा उससे उनका, ठीक है। अमालगमेशन से वैसे गुडविल तो नहीं बनता, ठीक है, चलो रेपुटेशन इम्प्रूव होगी, गुडविल, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते? Profit. Expand business. यस, एक्सपांड बिजनेस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जो ये क्या बोलते हैं ना, the basic objective of amalgamation is expansion of business। जो मेन ऑब्जेक्टिव है अमालगमेशन का वो क्या है? बिजनेस एक्सपांड करना। एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब होता है कि अगर आपने सपोज यू आर इन बदलापुर, आपने किसी सूरत वाली पार्टी, सूरत वाली फर्म से अमालगमेट किया, तो आपका बिजनेस बॉम्बे और महाराष्ट्र और आपका बिजनेस गुजरात में भी होगा, एक्सपांशन होगा। वेरी गुड। थर्ड, और क्या बेनिफिट हो सकता है? ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? टू एक्सपांड बिजनेस, यस, व्हाट एल्स? Someone was saying something.
सांगा लवकर, व्हाट हैपेंड? बस इतने ही ऑब्जेक्टिव्स मिले आपको अमालगमेशन के? yes, what else can be the objective of amalgamation? Profit. To increase profit, प्रॉफिट बनाने के लिए। एक्सपांशन हो गया तो प्रॉफिट भी आ ही जाता है पिक्चर में। फिर टू अर्न इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब अभी देखो आप एक सपोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? टू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। हाँ, प्रॉफिट रेशियो बढ़ाने के लिए, इंट्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, करेक्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है ना, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप बहुत सारा परचेजेस एक साथ करते हो। अगर आप बहुत परचेजेस एक साथ करते हो तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, सस्ते में मिलता है, तो चीपर आपको सब प्राइस चीप मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम लोगों को परचेज में बेनिफिट मिले, परचेज में डिस्काउंट मिले, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब आप लार्ज प्रोडक्शन करोगे, लार्ज परचेसेस करोगे, तो उससे क्या होता है, आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, एंड दैट कॉस्ट रिडक्शन इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। अभी किस स्मृति ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, कंपटीशन डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अमालगमेशन करते हैं। बराबर है, दो कॉम्पिटिंग फर्म है, आपस में ही लड़ रही हैं। मारुति और टाटा दोनों ना कार्स बेचती हैं। अगर सपोज मारुति और टाटा कंबाइन हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कम हो जाएगा, मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। आपके इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इट विल लीड टू मोनोपोली। मोनोपोली विल गिव यू बेनिफिट, ठीक है। किसी ने लिखा अचीव ग्रोथ, एक्सपांशन इज अचीविंग ग्रोथ टू हैव मोर कैपिटल एंड मोर रिसोर्सेस। बराबर है, मोर कैपिटल एंड मोर रिसोर्सेस। क्या बात है, वेरी नाइस आंसर अनुष्का, वेरी गुड। reduce cost is, that is what I called that economies of scale. मोर कैपिटल मोर रिसोर्सेस। मोर कैपिटल, बहुत पैसा भी जमा हो जाएगा एक साथ और बहुत सारे रिसोर्सेस भी मिल जाएंगे। वेरी गुड। ग्रोथ ऑलरेडी, एक्सपांशन इज नथिंग बट ग्रोथ। एंड सेवेंथ, टू रिड्यूस कॉस्ट, क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट रिड्यूस करने, सॉरी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा है, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। बहुत बार क्या होता है ना, फाइनेंशियल गेन, कैपिटल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल करेक्ट आंसर्स। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस कैसे होता है पता है, सपोज एक लॉस मेकिंग कंपनी और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर कंबाइन हो जाए ना, मर्ज हो जाए, अमालगमेट हो जाए, तो क्या होगा ना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा लॉस एडजस्ट करने में। सपोज ए को 50,000 का लॉस हुआ है और बी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो 1 लाख का प्रॉफिट और -50,000 विल गिव यू फाइनली प्रॉफिट ऑफ 50,000। आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो आपके टैक्सेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गए, सो इट गिव्स यू रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ऑल्सो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब आपके पास कैपिटल ज्यादा होगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो इट विल ऑल्सो लीड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज इन द हैंड ऑफ, वो एक्चुअली क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आई थिंक दैट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अमालगमेशन। क्योंकि देखो, अगर आपका बिजनेस क्वालिटी प्रोडक्ट पहले बना रहा था तो अमालगमेशन के बाद भी बनाएगा। अगर पहले ही आपका प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं दे रहा था तो अभी कैसे देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जिस फर्म के साथ अमालगमेट किया, दे आर गिविंग यू क्वालिटी, तो देर इज अ क्वालिटी प्रोडक्शन, दैट इज पॉसिबल। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगमेशन। ओके, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगमेशन। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बुक्स, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नाउ वी कम टू अकाउंटिंग पार्ट।
अकाउंटिंग पार्ट सी। ठीक है, अभी देर आर टू, यहाँ पे दो फर्म्स है, एक है वेंडर फर्म और दूसरा है परचेजिंग फर्म। एक वेंडर फर्म है और दूसरा है परचेजिंग फर्म। नाउ वेंडर फर्म के बुक्स में हम अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, cash and bank account if required, not necessary. And purchasing firm account. Whereas in case of purchasing firm, we prepare only partners capital account, बाकी कुछ नहीं बनाते। और जर्नल एंट्रीज करते हैं ऑफ टेक ओवर, जर्नल एंट्रीज ऑफ टेक ओवर ऑफ बिजनेस। अभी यहाँ पे तो सारे अकाउंट्स एक्चुअली बनेंगे क्योंकि ये बिजनेस नया है। यहाँ पे जो भी आया है ये बिजनेस, वेंडर फर्म अपना बिजनेस बंद कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोज करने की एंट्रीज होंगी और यहाँ पे ओपन करने की एंट्रीज होंगी। जर्नल एंट्रीज करते हैं परचेजिंग फर्म में। आर यू गेटिंग इट? वेंडर फर्म है जो अपना बिजनेस क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, और परचेजिंग फर्म क्या है, जो अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है। तो वेंडर फर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मतलब होता है वेंडर फर्म एसेट सेल करने के लिए एक कॉमन अकाउंट बनाएगा जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा क्योंकि कैपिटल को सेटल करना है। कैश एंड बैंक अगर जरूरत है तो, वो कब जरूरत होगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। परचेजिंग फर्म अकाउंट क्योंकि परचेजिंग फर्म जिसको आप बिजनेस दे रहे हो अपना, तो उस अकाउंट में जब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक परचेजिंग फर्म को बिजनेस कैसे मिलेगा। सो देर आर मेनली 3 अकाउंट्स दैट वी प्रिपेयर, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड परचेजिंग फर्म अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट नॉर्मली नहीं बनता है, रेयर केसेस में बनता है। What is realization account? Realization account is an account which is prepared to sell the assets and liabilities of the business. देखो वेंडर फर्म अभी क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये फर्म बंद हो रहा है, और ये परचेजिंग फर्म क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया आपको? परचेजिंग फर्म अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वेरएस वेंडर फर्म क्या कर रहा है, अपना बिजनेस बंद कर रहा है। तो इसमें बंद करने वाली एंट्रीज आएंगी और इसमें स्टार्ट करने वाली एंट्रीज आएंगी। ओके, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू ऑल कैन जस्ट रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। कल थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स भी लूंगी मैं। ओके, कल का लेक्चर मत मिस करना। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, from accounts point of view, from both the point of view, tomorrow's lecture is very important. Okay, so we'll see you all tomorrow. Bye bye, take care, stay safe and stay at home. घर से बाहर नहीं निकलना है. Okay.